बिहार की जनता को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आप लोगों से इन नेताओं द्वारा चुनाव में प्रयोग किए जाने वाले उन शब्दों के बारे में बात करना चाहता हूं जो ये नेता लोग इस बार चुनाव में प्रयोग कर रहे हैं। इस बार ये नेता लोग किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? मुजरा, मटन, बाबरी ताला, भैंस, टोटी, बंटवारा, ज़्यादा बच्चे, मस्जिद, मुसलमान, इन पर विचार कर रहे हैं। और ये सिर्फ पक्ष नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी एक बार मुजरा बोलते हैं और विपक्ष के लोग बाद में उन्हीं मुजरा शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। हमारे प्रधानमंत्री जब जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, विपक्ष और मीडिया बाद में पूरा दिन उन्हीं शब्दों के पीछे लग जाते हैं। इस बार न तो हमारे प्रधानमंत्री जी काम की बातें करते हैं और न ही विपक्ष के बहुत सारे नेता। आज हमारे देश में इतनी बेरोजगारी है, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करता। बेरोजगारी का क्या दर्द होता है, या तो इन नेताओं को पता नहीं है या फिर यह जानबूझकर अनसुना कर रहे हैं। जिस घर में एक बेरोजगार होता है, उस घर का जीवन बिल्कुल दर्दनाक हो जाता है। जब रोजगार ही नहीं होगा, कहाँ से वह सामान लाएगा, कहाँ से अपने बच्चों के लिए खाना लाएगा, कहाँ से अपने बच्चों को शिक्षा दिला पाएगा? तो ये लोग रोजगार की बातें नहीं करता। बात किस चीज़ का करता है? बाबरी ताला, मुजरा, इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है। मैं आपको बताऊं, अभी 2-3 दिन पहले मैं कहीं पर बुकिंग करवा करके कहीं जा रहा था, तो मैंने ड्राइवर से पूछा कि इस बार आप वोट किसको देंगे। उन्होंने कहा कि मैंने 2014 और 2019 दोनों में मैंने बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन इस बार मैं बीजेपी को बिल्कुल ही वोट नहीं दूंगा। मैंने बोला क्यों, इतना गुस्सा क्यों है बीजेपी से आप? बोला कि उन्होंने कहा कि वह एयर इंडिया में नौकरी करते थे और जैसा कि आपको पता है सरकार ने एयर इंडिया को बेच दिया है। उसके बाद वह व्यक्ति बेरोजगार हो गया। आज जिनकी अच्छी खासी नौकरी थी, आज ड्राइविंग करके अपने परिवार का पेट पाल रहा है। तो ये है बेरोजगारी का स्तर। हमारे प्रधानमंत्री जी जब 2014 में चुनकर आए थे, चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 2014 से 2024 तक 10 वर्ष हुए, इस तरह से 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। लेकिन सच्चाई यह है, कई करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। सरकारी नौकरी तो कम हो ही गई है, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी की भारी कमी आई है। उसमें कुछ कोरोना का भी योगदान है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी और दूसरे नेताओं को रोजगार के मुद्दे पर बात करना चाहिए। सिर्फ बात ही नहीं करना चाहिए था, बल्कि पक्ष और विपक्ष दोनों को सामूहिक प्रयास के द्वारा विचार विमर्श करना चाहिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार कैसे दें। लेकिन हमारे नेता इसकी बात ही नहीं करते। किस तरह से इंडस्ट्री को बढ़ाया जाए, किस तरह से ज़्यादा उद्योग लगाया जाए, किस तरह से ज़्यादा निर्यात बढ़ाया जाए। आज चाइना का सामान हमारे देश में भरता जा रहा है। जब तक हमारा निर्यात नहीं बढ़ेगा, तब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार नहीं दे पाएंगे। तो ये लोग काम की बातें ही नहीं करते। मंदिर, मस्जिद, अगड़ा पिछड़ा, इसी में लगे रहते हैं। रोजगार की बातें ही नहीं करते। रोजगार सबको चाहिए, अगड़ा को भी चाहिए, पिछड़ा को चाहिए। ये लोग रोजगार नहीं देंगे, रोजगार नहीं देना है, इसलिए अगड़ा पिछड़ा ये सब हमें लड़वाते हैं। हिंदू मुस्लिम के आधार पर लड़वाते हैं, अगड़ा पिछड़ा के आधार पर लड़वाते हैं। एक और दूसरा मुद्दा है, मैं आपको बताऊं, मेरे घर में, मेरे गांव में मेरे संबंध के चाचा लगते थे। वह जनता दल यूनाइटेड जेडीयू श्री नीतीश कुमार जी के पार्टी के नेता थे। उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के पश्चात जहां तक उनकी क्षमता थी, उन्होंने इलाज कराया प्राइवेट में। बाद में वह दिल्ली आए, दिल्ली में भी उन्होंने इलाज करवाया जितना हो सकता था। बाद में उन्होंने, जब उनकी आर्थिक स्थिति जवाब देने लगी या फिर उनको लगा कि सरकारी में ज़्यादा अच्छा इलाज हो सकता है,
तो उन्होंने एक सरकारी अस्पताल में इलाज करवाया और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। अभी 3-4 दिन पहले एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का मेरे पास फ़ोन आया, उनके बेटे का भी एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के पश्चात आपको पता है पूर्णिया या अररिया या सीमांचल के आसपास के क्षेत्रों में कोई अच्छा अस्पताल नहीं है, तो उनको सिलीगुड़ी रेफ़र किया गया। उनकी जितनी क्षमता थी उन्होंने इलाज कराया, बाद में उन्होंने लोगों से सहयोग भी मांगा, लोगों की भी जितनी क्षमता थी, जितना हो सकता था, लोगों ने सहयोग भी दिया। उन्होंने वहाँ के सांसद को पत्र लिखा, सांसद ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा और आज तक उनको वह आर्थिक सहायता नहीं मिली। अब तो उनके बच्चे की मृत्यु भी हो चुकी है। मैंने खुद वहाँ के सांसद महोदय को कहा था कि आप इनको दिल्ली में एडमिट कराने का प्रबंध कीजिए, लेकिन सांसद महोदय ने कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ लोगों ने भी कहा था सांसद महोदय को कि आप इनको दिल्ली में एडमिट करवाने का प्रबंध करवाइए, लेकिन नहीं करवाया गया। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। और ये दोनों ही उदाहरण मैं इसलिए ले रहा हूँ और मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो लोग इन पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वह किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हों, जदयू, भाजपा, आरजेडी, इन नेताओं को जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर आना चाहिए, क्योंकि कल आपके या आपके बच्चों के साथ समस्या आएगी। ये जाति और धर्म की राजनीति काम नहीं आएगा। काम वही आएगा अगर आपने अच्छा हॉस्पिटल वहाँ बना लिया, अगर अच्छा उद्योग लगा लिया, एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोल लिया, ये सब बातें आपके काम में आएगी। इसलिए इन नेताओं की बाकी बातों में नहीं आइए, काम की बात कीजिए। जो भी नेता बाकी बातें करे, उनकी सभाओं को बैकआउट कीजिए। यह बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों ने अपने दिमाग में इतना कचरा भर लिया है कि वह कचरा निकलने में काफ़ी टाइम लगेगा। आज अगर मेरे घर में कोई समस्या आएगी तो हमारे पड़ोस के लोग ही आएंगे, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, अगड़ा या पिछड़ा, यादव या राजपूत। और मेरे पड़ोस में अगर कोई समस्या होगी तो हम ही जाएंगे। ये नेता दिल्ली और पटना से नहीं जाएंगे। इनका काम है बस चुनाव के समय जाओ, वहाँ नफरत फैलाओ, लोगों को आपस में बांटो, वापस पटना दिल्ली आकर के 5 साल मज़े करो, फिर अगले 5 वर्ष के बाद वहाँ जाओ, लोगों को आपस में बांटो, नफरत फैलाओ, अगड़ा को पिछड़ा से लड़वाओ, पिछड़ा को अगड़ा से लड़वाओ, हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम को हिंदू से। बस यही इनका काम है और हम लोग इनकी जाल में फंस जाते हैं। और हमारे क्षेत्र से हमारे जैसे लोग जब आपको कोई सही बात कहता है तो आपको वो समझ में नहीं आती। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आपस में मिलजुल कर रहिए, आपस में नफरत वाली बातें मत कीजिए। अगर कोई नफरत वाली बातें करता है तो उनको समाज से उनका बहिष्कार कीजिए, चाहे वह कोई एक कार्यकर्ता हो या देश का बहुत बड़ा नेता। क्योंकि एक बार इन्हीं नफरती बातों के कारण 1940 के आसपास जिन्ना ने देश के अंदर नफरती बातें शुरू की थी। कुछ लोगों ने उनको साथ दिया। आज जिन्ना के कारण हमारे देश का बंटवारा हो गया। आज भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक देश होता तो आज हम कितने समृद्ध और मजबूत देश होते, आर्थिक रूप से भी, भौगोलिक रूप से भी, हर एक तरह से हम आज मजबूत देश होते। और आज जो ये हिंदू मुसलमान के लफड़े हैं हमारे देश के अंदर, जो ये नेता हमारे देश के अंदर हिंदू और मुसलमान को लड़वाना चाहते हैं, यह लड़वा भी नहीं पाते। तो एक बार लोगों ने जिन्ना की बातों में आकर देश को कहां पर पहुंचा दिया। और जो मुस्लिम लोग पाकिस्तान गए हैं, आज उनको वहां पर सम्मान नहीं मिल रहा है। हमारे देश के मुसलमान अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन जो मुसलमान उसमें भारत छोड़कर पाकिस्तान गए थे, आप उन लोगों के हालात वहाँ पर जाकर के देखिए, उनको आज तक पाकिस्तानी नहीं माना जाता है। तो इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज़ इन नफरती लोगों के नफरती बातों को नहीं सुने, क्योंकि नफरत हारेगा, ज़रूर हारेगा।
जो प्यार और मोहब्बत की बातें हैं, हम लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं। हम जहाँ भी रहते हैं, गली मोहल्ले, हिंदू मुस्लिम, अगड़ा पिछड़ा, सब मिलजुल कर रहे हैं। हम सब इंसान हैं। ये भेदभाव और बंटवारा यहाँ के लोगों ने किया है। यह सब कृत्रिम है, प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक रूप से हम सब बराबर है, ना कोई अगड़ा है, ना कोई पिछड़ा है, ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, सब एक है। और आपस की जो ये नफ़रत की बातें हैं, इनको ख़त्म कीजिए। कोई सब इंसान है। हम इंसानियत की बातें करें, विकास की बातें करें, रोज़गार की बातें करें, हॉस्पिटल की बातें करें, उद्योग की बातें करें, शिक्षा की बात करें, जिससे हमारा और हमारे बच्चे का भविष्य अच्छा हो। इन आलतू फालतू बातों से हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा नहीं होने वाला है। बताइए, ये लोग मुजरे की बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बिहार में गए थे, वहाँ बता रहे थे कि विपक्ष के लोगों को जाकर के मुजरा करना है तो करें। तो अब यह बताइए, और बाद में विपक्ष के लोग भी उन्हीं शब्दों के पीछे पड़ गए, अपने मुद्दे से भटक गए। तो बताइए, इनसे हमारा या हमारे बच्चों को क्या फ़ायदा मिलने वाला है? इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि समझदारी की बात कीजिए, प्यार और मोहब्बत की बात कीजिए, नफ़रत की बातें मत कीजिए। और मैं अपने प्रधानमंत्री जी से भी विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप मेरे देश के बहुत बड़े नेता हैं और आपसे मुझे तथा सब लोगों को काफ़ी उम्मीद है। आप काम की बातें कीजिए ना। आपने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपने अच्छे किए, आप उनकी चर्चा कीजिए ना। अगर आपको याद नहीं है आपने अच्छे काम किया है, तो मैं आपको बताता हूँ एक काम जिसकी आप चर्चा चुनाव में कर सकते हैं। कि मैं तो राजीव गांधी समय से ही देश के प्रधानमंत्री और देश के हालात को देख रहा हूँ। आपके समय में देश की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हुई है, ये मैं मानता हूँ। देश में नफ़रत का माहौल भी पैदा हुआ है, यह भी मैं मानता हूँ। आपने शिक्षा, रोज़गार, इन सब क्षेत्रों में अच्छा काम नहीं किया, यह भी मैं मानता हूँ। लेकिन एक क्षेत्र में आपने बड़ा अच्छा काम किया है कि सन 2014 के बाद देश में आतंकवादी घटनाएं काफ़ी कम हो गई है। क्योंकि 2014 से पहले कभी यहाँ बम फट रहा है, कभी वहाँ बम फट रहा है, कभी बस में बम फट रहा है, कभी हवाई अड्डे पर बम फट रहा है। लेकिन 2014 के बाद आतंकवादी घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। तो आप इनकी बात कीजिए ना, आप नफ़रत की बातें क्यों कर रहे हैं? और इस बात पर आपको वोट भी मिलेगा। आप ऐसी बात करेंगे नहीं, काम की बातें नहीं करेंगे। आपको आपके आसपास के जो सलाहकार हैं वो आपको अच्छी सलाह नहीं दे रहे हैं। आपने 2014 में क्या नफ़रत के आधार पर चुनाव जीता था? 2019 में आपने क्या नफ़रत के आधार पर चुनाव जीता था, हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीता था? बिल्कुल नहीं। 2014 में आपने विकास के मुद्दे पर चुनाव जीता था। 2019 में आपने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव जीता था। लेकिन 2024 में आपको क्या हो गया? कैसे कैसे लोग आपको सलाह दे रहे हैं। आज भी आप मुद्दे की बात कीजिए। आप छोड़ दीजिए ना, जिन क्षेत्रों में आप काम नहीं कर पाए, उनकी चर्चा नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए। आप उन क्षेत्रों में चर्चा कीजिए ना जहां पर आपने अच्छा काम किया है। क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी नेता हो, कुछ ना कुछ काम तो अच्छा करता ही है। बिल्कुल आप कहेंगे, जैसे मैं अभी बताता हूँ, मैं बिहार में गया, वहाँ पर मैंने आवास नहीं देखा, वहाँ पर मैंने शौचालय नहीं देखा, वहाँ पर मैंने रोज़गार नहीं देखा। लेकिन एक चीज़ मैंने वहाँ ज़रूर देखा कि लोगों के घर में बिजली पहुँच गई है। मैं गरीब से गरीब बस्ती में गया और अमीर से अमीर बस्ती में गया तो बिजली मैंने देखा। हाँ, चाहे ये अलग बात है कि बिजली कहीं पर 20 घंटे, कहीं पर 10 घंटे, कहीं पर 5 घंटे, लेकिन बिजली है जो कि पहले नहीं थी। तो ये तो एक अच्छा काम हुआ है। नल से जल बहुत सारे घरों में पहुंचा है। बहुत सारी जगह नहीं भी पहुंचा है, लेकिन नल से जल बहुत सारे घरों में पहुंचा भी है। तो हम काम की बातें करें ना, जो आपने काम किया उसी पर बात कीजिए ना। क्यों नफ़रत फैला करके लोगों को आपस में बांटते हैं? एक बार ये जिन्ना ने ये गलती की थी और आज तक वो नफ़रत ख़त्म नहीं हुआ। तो प्लीज़ जिन्ना वाली गलती मत कीजिए। जिन्ना ने तो
न सिर्फ भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को तबाह कर दिया, बल्कि संपूर्ण दक्षिण एशिया में एक ऐसा जहर बोकर गया कि जिस जहर को निकालने में हम लोगों को काफ़ी समय लगेगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, हमें जिन्ना जैसी सोच जहाँ भी है उसको ख़त्म करना है। मुसलमान हमारे भाई हैं, अगड़ा पिछड़ा, दलित, महादलित, सब हम सब एक हैं। अगर भूतकाल में भी हम लोग गुलाम हुए तो इसी कारण कि हम लोग आपस में बटे हुए थे। समाज का एक बहुत बड़ा तबका जिनके ऊपर समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, उनको अछूत कह दिया गया, अछूत कहकर उनसे नफरत किया गया, जबकि समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी वही लोग उठा रहे थे। वैसी गलती नहीं करें। आज जो दलित और महादलित लोग हैं, उस समय जो पिछड़े थे, आज तक वो पिछड़े हुए हैं। हमें उनको ऊपर उठाना है, हमें उनको गले से लगाना है। चाहे वह हिंदू, इसी तरह अगर आज हम हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार डालेंगे तो वह पिछड़ जाएंगे और बहुत पीछे चले जाएंगे, फिर हमारा देश पीछे रह जाएगा। इसलिए हमें सबको साथ लेकर चलना है। नफ़रत की बातें मत कीजिए, और जो लोग नफ़रत की बातें करते हैं उनको हमें सबक सिखाना पड़ेगा, उनको समाज से बहिष्कार करना पड़ेगा। और मैं बिहार के लोगों से विनती करता हूँ कि आप लोग इस तरह की नफ़रत की बात परिवार, समाज, राज्य या देश में जो कुछ भी करे उसका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, चाहे मैं करूं या कोई और। नफ़रत की बातें नहीं, सामंजस्य की बातें करो। सब एक हैं, सब इंसान है, कोई अगड़ा कोई पिछड़ा नहीं है, सब इंसान है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको पुनः प्रणाम करता हूं और आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सब काम की बातें करेंगे और ऐसे ही नेताओं का भाषण सुनेंगे जो काम की बातें करता है, जो शिक्षा की बातें करता है, जो रोज़गार की बातें करता है, जो उद्योग की बात करता है, जो यह बात करता है कि निर्यात कैसे बढ़ाया जाए, जो यह बात करता है कि नफ़रत कैसे मिटाया जाए, जो नफ़रत हटाने की बात करता है, जो सबको गले लगाने की बात करता है, ना कि समाज को बांटने की बात करता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।